नमस्कार। इनवर्सन ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी विषय से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जैसे आगामी परीक्षाएं जो बहुत नज़दीक में है आने वाली हैं उनमें अति आवश्यक है और इसके लिए हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया है। इसके माध्यम से हम सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, गणित आदि भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं उनको लेकर के आ रहे हैं। तो इस श्रृंखला में ये हिंदी का क्लास 2 है। इसमें इसके पहले वाले में भी 30 प्रश्न अनिवार्य रूप से आपको बताए गए थे। अब इसके बाद 30 प्रश्न अन्य हैं, उनको हम आपको सामने रखते हैं। उनके 4 विकल्प हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब है 4 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 4 उत्तर होंगे, उनमें से एक उत्तर सबसे ज़्यादा सही है, उस सही उत्तर का चयन करना है और वही उत्तर सही क्यों है इस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। हल करने के तरीके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा में बहुत कम समय होता है। उस कम समय में आप हिंदी विषय को बहुत कम से कम समय दे करके और सारे प्रश्न हल कर पाएँ। इसके लिए महत्वपूर्ण कुछ टेक्निक है, उन टेक्निक का भी इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। साथ में देखते जाइए और प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सबको एक अति आवश्यक सूचना देनी है कि इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको सभी लोग लाइक कर देंगे, जिससे कि अन्य लोगों को ये चैनल जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ने जा रहे हैं और बहुत ढेर सारी सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिलती रहे, तो इस प्रकार से सबका फ़ायदा हो। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में हम आपसे बात करते हैं। ये है प्रश्न है आपका हिंदी का, मानस का हंस के लेखक कौन है। मानस का हंस क्या है? पुस्तक है। इसके लेखक पूछे गए हैं। जो 4 विकल्प सामने हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। जैसा कि आपको पता है कि मानस का हंस एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद वैसे काव्य के क्षेत्र में बहुत योगदान इनका रहा, लेकिन गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने उपन्यास लिखा और उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास लिखे। तो ये मानस का हंस है। तो ये उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है, क्योंकि ये मानस का हंस जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यास लिखे। कंकाल, तितली और इरावती। वैसे इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। 2 इनके उपन्यास पूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद मानस के हंस के लेखक नहीं है। मुंशी प्रेमचंद वैसे उपन्यास सम्राट थे, बहुत ढेर सारी उपन्यास लिखे। इनके बहुत चर्चित उपन्यास आप लोगों ने पढ़े होंगे और सुने होंगे। मुंशी प्रेमचंद के चर्चित उपन्यासों में जो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, गोदान, गबन, सेवा सदन, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये जैसे उपन्यास हैं। ये मानस का हंस है, जिसके मुंशी जी प्रेमचंद जी लेखक नहीं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ये हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते रहे। ये आलोचक भी थे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लेखन का कार्य किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मानस का हंस नहीं लिखा। और इसके बाद अमृतलाल नागर बचते हैं। ये बहुचर्चित उपन्यासकार हैं, समाजवादी उपन्यास लिखते थे। अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यास लिखे। मानस का हंस ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। वैसे नागर जी ने तुलसीदास, सूरदास जैसे महान कवियों के जीवन चरित्र के बारे में औपन्यासिक रूप से उन्होंने लेखन किया। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर का लिखा हुआ उपन्यास है, तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। और खंजन नयन भी इन्होंने लिखा। खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर लिखा गया है। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास खंजन नयन है। और मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। ये भी जान लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। तो ये उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है, जिसके लेखक अमृतलाल नागर जी हैं।
तो कई जानकारी आपको मिली। सही उत्तर इसका अमृतलाल नागर। अब देखिए दूसरा प्रश्न है महाभोज। फिर वही प्रश्न, यानी रचना से ही आया, उपन्यास से ही है। महाभोज रचना की किस प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को बताना है। यानी महाभोज एक उपन्यास है और महाभोज उपन्यास के लेखक या लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। मन्नू भंडारी, इनके पति राजेंद्र यादव जी थे। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों मिलकर के साहित्य लेखन करते थे। महाभोज ये भ्रष्टाचार की समस्या, पढ़ा हुआ उपन्यास है, आप लोग ध्यान देखते रहें कि भ्रष्टाचार की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। ठीक, तो सही उत्तर इसका ये है भ्रष्टाचार की समस्या। ठीक है, अच्छा तो उसका उत्तर महाभोज की रचना भ्रष्टाचार की समस्या पर लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पवन में कौन सी संधि है? पवन, अव, देखिए इसमें सभी वर्ण स्वर ही हैं। पवन, छोटा वा, आना, इसके आगे स्वर वर्ण नहीं लगा है, तो इसमें स्वर संधि ही है। और आपके जो 4 विकल्प हैं स्वर संधि के ही विकल्प दिए गए हैं। उन स्वर संधि के विकल्पों पर हम ध्यान देते हैं कि सब में क्या क्या, कैसे आप हमको पहचानते हैं। दीर्घ में क्या है, यानी वर्ण जो आपका लिखा हुआ है इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होना चाहिए, तो वहाँ पर दीर्घ होगी। क्यों? दीर्घ स्वर होने, तो दीर्घ इसमें कहीं बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ नहीं है, इससे दीर्घ संधि नहीं हो सकती। गुण संधि में क्या है, जो शब्द आपका लिखा हुआ है उसमें ए, ओ, अर होना चाहिए। देखिए पूरे पवन शब्द में न ए है, न ओ है, न अर है, तो गुण संधि भी नहीं हो सकती। अब देखिए यण संधि में क्या होता है, ये क्लियर है सब। यण संधि में क्या है कि या, वा, रा, ये यावा रा के पहले ये जो वर्ण है इनके पहले आधा वर्ण लिखा होना चाहिए। आधा वर्ण, यानी यावा रा के पहले अगर आधा वर्ण लिखा है तो वहाँ यण की संभावना है, यहाँ ऐसा भी नहीं है, इससे यण संधि भी नहीं हो सकती। अब आता है अयादि। अयादि संधि में क्या होता है कि आय, अव और आव ये शब्द में कहीं है तो वहाँ पर अयादि होगी। आप देखिए प, व, न, प, देखिए हाथ से लिख लीजिए, विग्रह लिखिए, प, आ, वा और आ और ना और आ। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अब कहीं दिख रहा है विग्रह हमने लिखा, देखिए ये दिख रहा, आव दिख रहा है। अब देखिए अब ये आया, तो पवन में कौन सी संधि हुई? अयादि संधि है। तो सही उत्तर, वैसे 3 विकल्प आपने देख लिया, नहीं है तो चौथा होना चाहिए, लेकिन चौथा क्यों है इसको आप देख लीजिए। तो किस संधि में क्या क्या वर्ण हो तो संधि संभव है, तो इसके आधार पर हम संधि का निर्धारण करते हैं। तो पवन में अव शब्द है इसलिए अयादि संधि है, तो इसका उत्तर हुआ अयादि। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखिए पवित्र, अभी हमने देखा था कि अयादि संधि
पवन में थी, और इसमें आव, देखिए इसमें भी देखिए हम विग्रह लिखते हैं तभी इसी से पता चलेगा, विग्रह लिखने के आधार पर ही संधि का निर्धारण होगा। जैसे पा आ वा ई त्रा, देखिए अव है, तो अब कौन सा वर्ण है जो अव में बदलता है? तो अयाज्य संधि का ये नियम है कि ए ओ ए आय ओ औ के बाद अगर दूसरा कोई शब्द स्वर आता है तो ए अय हो जाता है, अय आय हो जाता है, ओ अव हो जाता है और औ आ हो जाता है। कौन सा वर्ण अव होता है? ओ, यानी ओ बनता है। तो अब इसका सही विग्रह, पा में ओ की मात्रा लगा दो, पा में ओ की मात्रा लगाया, और इत्र आपका सब लिखा है वो आपने जैसे कि तैसे लिख दिया। तो पा में ओ की मात्रा लगाया तो पो बना और इत्र। इस प्रकार से पवित्र का सही संधि इन 4 विकल्पों देखो, पोधन इत्र नहीं, पोधन इत्र, ये दूसरा विकल्प आपको सब मिल गया, यही सही उत्तर होगा और कुछ देखने की जरूरत नहीं, और बाकी सब गलत। तो इस प्रकार से पवित्र का सही संधि विच्छेद पोधन इत्र होगा, दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न ये आपके सामने है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? समास तो सब जानने के लिए सबसे पहले उसका विग्रह आवश्यक है। विद्यार्थी का विग्रह क्या होगा? विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी। देखिए लंबा शब्द है और उसमें कुछ शब्द हटा करके शब्द को छोटा कर दिया जाए तभी समास है, तो इसमें का शब्द का लोप किया गया। और सभी समासों में आप देखते हैं कि का कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह का जहाँ लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ये देखिए अव्ययी भाव क्यों नहीं है? अव्ययी भाव समास में प्रारंभ में उपसर्ग या शब्द की व्युत्पत्ति करके बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। द्वंद्व में क्या है? 2 मुख्य शब्द और शब्द का लोप होता है, विग्रह किया और शब्द नहीं आया। बहुब्रीहि में क्या होता है? किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो विद्या का अर्थी और कोई अन्य पद प्रधान नहीं, केवल का शब्द का लोप किया गया है, इसलिए तत्पुरुष समास है, कारक चिन्ह है। यानी कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के अगर कारक चिन्हों का लोप करके शब्द संक्षिप्त किया जाए तो वहाँ पर तत्पुरुष होता है। तो संबंध कारक का कारक चिन्ह का शब्द का लोप करके शब्द को संक्षिप्त किया गया, इसलिए तत्पुरुष समास है। तो दूसरा विकल्प सही है। आगे प्रश्न आगे देखते हैं। चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा समास है? सबसे पहले समास हमने बताया, जानने के लिए उसका विग्रह आवश्यक है। चंद्रमौली का विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा चंद्रमा है मौली में जिसके, मौली में जिसके वह कोई, अर्थात यानी के यानी दूसरा कुछ, अर्थात शंकर जी या शिव जी। जब तीसरा पद प्रधान हो, किसी अन्य पद की प्रधानता हो, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ये हो गया द्वंद्व में अभी हमने बात किया कि और शब्द का लोप होता है। माता और पिता, भाई बहन, रुपया पैसा जैसे शब्दों द्विग में पहला पद संख्यावाची होता है, वो भी नहीं। अव्ययी भाव में हमने बताया कि पहला पद उपसर्ग हो या दोनों पदों में पद की व्युत्पत्ति करके बनाए गए हों, ऐसा तीनों संभावना इसमें नहीं है, इससे तीनों नहीं हो सकते। जहाँ तीसरा पद प्रधान, कोई तीसरा पद है वहाँ पर, तो चंद्रमा है मौली में जिसके, अर्थात शिव जी, तो तीसरा पद प्रधान होने के कारण इसमें बहुब्रीहि समास होगा। तो इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है? आख्यान, देखिए उपक्रम का मतलब होता है कोई सिस्टम, ये नहीं होता। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, नई, नवीन, तो ये भी नहीं हो सकते। अर्वाचीन का मतलब नया होता है। वृत्तांत और विज्ञान, विज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान, ये भी नहीं होता। तो आख्यान का मतलब होता है किसी चीज़ का वृत्तांत, तो शब्द है, शब्द का सीधा अर्थ आख्यान का मतलब वृत्तांत होगा। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं। आलोचना का पर्यायवाची शब्द, देखिए पहले सुलोचना, सुलोचना का मतलब है सुंदर आँखों वाली, सुंदर, लोचना, लोचन यानी आँख, तो सुलोचना का मतलब सुंदर आँखों वाली, तो ये आलोचना का पर्याय नहीं होगा। विवाद, विवाद का मतलब लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार की समस्या,
तो आलोचना का मतलब विवाद नहीं होगा। अब आता है समीक्षा। आलोचना का मतलब समीक्षा, आलोचना का मतलब किसी चीज़ के गुण दोषों का सही ढंग से वर्णन करना, वो आलोचना कहलाती है। और समीक्षा में भी ये होता है, गुण दोषों का सही ढंग से वर्णन करना समीक्षा कहलाती है। तो आलोचना शब्द का सही पर्यायवाची शब्द समीक्षा होगा। तो ये उत्तर हुआ। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, जातीय शब्द का विलोम। जातीय मतलब एक जाति का, यानी इसे हम सजातीय भी कहते हैं। यानी जातीय और सजातीय शब्द दोनों समानार्थी हैं, तो इसका ये विलोम नहीं है। सजातीय जातीय एक समान अर्थ रखते हैं, तो इसका विलोम नहीं है। विजातीय जाति विजातीय यानी दूसरी जाति का। जाति का मतलब एक ही जाति का, और विजातीय का मतलब दूसरी जाति का। तो बस उत्तर मिल गया, विजातीय जाति का विलोम विजातीय होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, जंगम का विलोम। जंगम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, गतिमान हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सके, उसे जंगम कहते हैं। और जो एक स्थान पर स्थिर हो, उसे हम इसका विलोम कहेंगे। तो स्थूल नहीं होगा, ये सूक्ष्म का विलोम है। स्थूल मतलब बड़ा, और स्थिर का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर। जंगम का मतलब भी देखिए स्थिर और स्थावर। देखिए शब्द जैसा होता है, विलोम शब्द भी उसी की तरह का होना चाहिए, उसी कोटि का होना चाहिए। वही स्थिर का मतलब भी एक जगह पर स्थिर होता है, और जंगम का मतलब होता है एक गतिमान होता है। लेकिन स्थावर शब्द एक जो विशेष रूप से दिया हुआ है, जंगम का सही सटीक विलोम स्थावर होगा। और डरावना तो अलग चीज़ है, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार से जंगम का स्थावर होगा। आगे प्रश्न आते हैं, झीना का विलोम। विलोम ही चल रहा है। झीना, झीना का मतलब होता है बिरल, काफ़ी दूर दूर। जैसे कैसे कपड़ा बहुत झीना है। झीना का मतलब है बहुत पतला है, बहुत बारीक है, उसके छेद से आर पार दिखता है, झीना। तो झीना और पतला थोड़ा सा मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, विलोम नहीं हो सकता। पतला। गाढ़ा, झीना का मतलब होता है बहुत बिरल बिरल। जैसे कबीरदास ने लिखा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। यहाँ झीनी का मतलब है कि बहुत पतली, बहुत बारीक। बस तो पतला, ये इसका समान अर्थ होगा, विलोम नहीं होगा। और गाढ़ा का मतलब मोटा, तो बस इसका गाढ़ा तो झीना का सही अर्थ विलोम, झीना का सही विलोम गाढ़ा होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न देखें, सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय एक वाक्यांश है, और इसके लिए हिंदी में एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प हैं। संध्या, संध्या एक समय है, शाम का समय है। गोधूल, गोधूल यानी जब गाय शाम को चरकर लौट करके आती हैं तो गायों के पैरों के चलने से धूल उड़ती है, वह समय, इसलिए इसको गोधूल कहा गया, या गोधूल बेला भी कहते हैं। तो सही उत्तर क्या मिल गया? सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय गोधूल बेला, यही उत्तर सही होगा। गोधूम गेहूं, गेहूं का तत्सम रूप है, और गोकाल गायों का काल, ये कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार से सायंकाल गायों के चरकर लौटने का सही समय एक शब्द में गोधूल बेला, या बेला नहीं लिखा तो गोधूल, इन 4 विकल्पों में यही उत्तर सही होगा। फिर आगे चलते हैं, चक्र धारण करने वाला, या जिसके हाथ में चक्र है, जो चक्र धारण करता है, सीधा सा साफ साफ सब लिखा हुआ है, चक्रधर, चक्र धारण करने वाला चक्रधर, और इधर उधर का देखने का आवश्यकता नहीं है। ये सटीक शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। ऐसे शब्दों में बहुत कम समय में आपको शब्द हल करना, दुनिया भर के इधर उधर की टेक्निक में नहीं लगना है। सटीक उत्तर जब मिल रहा है सेकंड के 20वें 25वें हिस्से में, आप इस उत्तर को चयन करें और खट से अपनी कॉपी में भरें। आप देखिए, शैया शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? शैया का मतलब होता है लेटने वाला है, चारपाई को भी लेटने वाला कहते हैं। सांप दूसरी चीज़ है, ये नहीं हो सकता है। बिस्तर, बिस्तर में भी लेटते हैं। तो आप देखिए 3 विकल्प आपके सामने हैं जो मिलते जुलते हैं। अब इसमें तद्भव का मतलब होता है कि उस मूल शब्द के रूप को बदल करके बना है। अब देखिए शब्द सैया, तो सैया से बिस्तर शब्द नहीं बन सकता, ना चारपाई शब्द बन सकता है।
शब्द में थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, एकदम उलट नहीं जाता है। तो इस प्रकार से सैया का सही उत्तर शेज होगा, शेज। ये तीनों लगभग मिलते जुलते उत्तर दिख रहे हैं, लेकिन रूपांतरण किस में होगा? शेज। तो उत्तर हो गया शेज। अब आगे प्रश्न देखते हैं। उपासना में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दांश पहले शब्द के पहले जुड़ जाए, उसे उपासना कहते हैं। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है उप, विकल्प में आपका लिखा हुआ उप, बस ये उत्तर सही होगा और कहीं ढूंढना जरूरत नहीं है, प्रारंभ में लिखा हुआ है। आगे प्रश्न आते हैं। उज्जैनी में भी उपसर्ग पूछा गया है। देखिए जा कब बनता है? जब लगा हो उत, धन जयनी। अब देखिए ता जा में बदल गया है, तो उत उपसर्ग कहाँ लगा हुआ हो सामने लिख गया, विग्रह करके आपने चेक कर लिया, उत धन जैनी, तो उज्जैनी ये सही विकल्प होगा उत्तर। आगे देखिए दूर के ढोल सुहावने होना, ये लोकोक्ति है, जनता में बोले जाने वाले ऐसे कथन होते हैं जो बड़े सामान्य अर्थ रखते हैं। आप चारों को देखिए, कुछ वस्तुएं दूर से ही अच्छी लगती हैं, कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं। सुहावने का मतलब होता है अच्छी लगना, तो बस हो गया, दूर से सुहावने लगना है। तो आप दुनिया भर के उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जब एकदम सटीक उत्तर आपको पहले विकल्प में मिल गया तो 3 विकल्पों को ढूंढने से आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ जरूर लेना है। कभी कभी होता है कि 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो एकदम मिलते जुलते होते हैं, उनमें एक कौन सही होगा इसकी जानकारी लेना, इससे विकल्पों को पढ़ जरूर लेना। कुछ वस्तुएं दूर से ही बुरी लगती हैं, कुछ दूर से ढोल की आवाज़ सुहानी आती है, ऐसा नहीं है, गलत है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर तो पहला वाला सही मिल गया। आगे बढ़े। दांत खट्टे करना बहुत पुराना प्राचीन मुहावरा, और बचपन से पढ़ते आए, दांत खट्टे कर दिया, यानी जैसे वाक्य में प्रयोग करने के लिए मुहावरे आते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। तो इस प्रकार से खट्टे कर देना का मतलब हरा देना। देखिए हार जाना एकदम उल्टा हुआ, ये नहीं होता, हरा देना, ये सही उत्तर होगा। और बाकी उत्तरों से कोई मतलब नहीं। तो दांत खट्टे करना, हरा देना आगा है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द की पहचान तभी हो सकती है जब आप लिखे हुए शब्दों को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें। आप पढ़ ले रहे हैं लेकिन लिख नहीं सही पा रहे या सही से देखा नहीं है तो गलती होने की संभावना है। शब्द है आपका प्रादुर्भाव। देखिए इसने लिखा हुआ है प्रादुर्भाव, ये नहीं, प्रादुर्भाव साफ साफ दिख रहा है, एकदम सही विकल्प है। या प्राभुर्भाव, ये गलत है, और प्रादुर्भाव ये भी गलत है। प्रादुर्भाव ये दूसरा विकल्प आपके सामने जो एकदम सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द, इसमें भी देना, विछोह, बिछोह, विछेहा, बिछो। देखिए ये दोनों विकल्प एकदम गलत साफ साफ दिख रहे हैं। विछेहा, बिछोह, विछो बड़ी की मात्रा नहीं। अब वी और बी इन दो में आप अंतर, तो आप पढ़ते विछो है, वा शब्द है, बा नहीं है। तो सही उत्तर ये तीसरा गलत, ये सही सबसे सही उत्तर विछोह होगा। तो विछोह सही उत्तर। आगे बढ़ रहे। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई, करते की रही पलटारते नाही। ये पद्य है, इसमें कौन सा रस है? अब रस देखिए 4 विकल्प दिए हैं, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, भक्ति रस, करुण रस। अब देखिए वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर नायक नायिका के विरह की स्थितियों का वर्णन हो रहा हो, नायक दूर हो, नायिका से दूर हो, ऐसी स्थिति में प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार हुआ। यहाँ क्या है? राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यानी राम के रूप को सीता जानकी अपने कंगन के नग में देख रही हैं। अब कंगन के नग में तभी देख सकती हैं जब राम नज़दीक हों, जब नज़दीक होंगे तो और सौंदर्य का वर्णन और प्रेम का वर्णन ही हो रहा है। तायाते सभे सुधि भूल गई, करते एक रही, एक टक देख रही हैं। तो संयोग की स्थिति में ही है, मिलन की स्थितियाँ दिखाई जा रही हैं। इससे बिना विचारे आपको वियोग संयोग श्रृंगार होगा, वियोग नहीं है। आप वियोग और संयोग में अंतर हो सकता है कि नायक नायिका का प्रेमपूर्ण क्रियाकलाप का वर्णन हो रहा है, लेकिन नायक दूर हो तो वियोग और साथ में हो तो संयोग। यहाँ सीताराम साथ में है, इससे संयोग होगा। भक्ति रस में ईश्वर की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो, पूजा पाठ भजन कीर्तन यज्ञ का, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं। करुण रस में है इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट का लाभ, प्रिय पात्र का चिर वियोग,
या अर्थहानि का वर्णन हो रहा हो, जिससे हृदय में शोक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ करुण होगा। ऐसा भी नहीं है, तो ये सारे विकल्प नहीं हो सकते। साफ का एक विकल्प मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है जानकी जीवन को जन है, जन जाऊं सो जी है जो जाचत और ही। ये एक छंद की लाइन लिखी हुई है और आपको 4 विकल्पों में पहचानना है कि छंद क्या है। जैसे सवैया छंद क्या है, वाणिक वृत्त छंद है और इसमें 22 से 26 वर्ण, एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वैसे यह छंद चरण गणों में भी बंधा हुआ होता है और भिन्न भिन्न गण क्रम से आते हैं, वो अलग बात है। चौपाई ये आपका मात्रिक छंद है, 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है, मात्रिक छंद है। और बरवय ये भी अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 12 7 और 12 7 ये मात्राएं होती हैं। और गीतिका में ये आपका छंद जो गीतिका है ये मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है और 14 12 के यत के साथ 26 मात्राएं एक चरण में होती हैं। अब आप तो चेक कर लो उसमें। अब इसमें देखिए 3 मात्रिक छंद है और 1 वार्णिक छंद है। अब आप चेक करिए, पहले आप मात्रिक छंद आप चेक करते हैं तो चेक कर लीजिए। मात्रा लिखे देखिए, जानकी जीवन को जन है, जरी जाऊं सो जी है जो जाचत और ही। अब देखिए हमने यहाँ पर शो और जो में एक मात्रा इसलिए लगाई क्योंकि ओ की मात्रा में 2 मात्राएं लगती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत हल्के से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने 1 मात्रा लगाई। इस पर आप थोड़ा गौर करेंगे। अब आता देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 कोई टालते नहीं है। तो मात्राएं इससे 12 7 देखोगे तो 29 हो जाएंगी, 12 7 19 हो जाएंगी, 16 16 देखोगे तो 32 हो जाएंगी, कोई वो नहीं मिला, 12 14 26 हो जाएंगे, कहीं कोई गणना नहीं मिल पा रही। तो सवैया छंद संभव है, ये 3 तो संभव नहीं है। सवैया में हमने बताया 22 से 26 वर्ण होते हैं, अक्षर गिनने होते हैं। अक्षर गिन लो छप की बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 अक्षर हैं जो कि 22 से 26 के बीच में है, इसलिए ये सवैया छंद है। बड़े आराम से आप सवैया छंद टिक कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। मातृभूसी मातृभू है, अन्य, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है सही ढंग से, अन्य से तुलना नहीं, ये है सही पढ़ा हुआ है। मातृभूसी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। अब देखिए 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा छंद है। सोठा, सवैया, बरवय, गीतिका। अभी अब सोठा मात्रिक छंद है, इसमें 11 13 4 चरणों में मात्रा इस क्रम में होती हैं। सवैया में हमने बताया 22 से 26 वर्ण हैं, अभी पीछे ही चर्चा हुई। बरवय में भी बात हुई 12 7 और गीतिका में बताया 14 12 के यत के साथ 26 मात्राएं। ये आपको जानकारी पहले से पड़ी हुई होनी चाहिए कि किस छंद के क्या लक्षण हैं, इसके आधार पर चयन कर लीजिए। आप देखिए जितने भी छंद दिए हैं सवैया को छोड़ करके सभी मात्रिक छंद दिए हैं। सवैया, अब इसमें जो कम वाला है उसको पहले चेक कर लो। सवैया में बताया 26, अब वर्ण गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही वर्ण आ रहे हैं, तो ये सवैया नहीं है, सीधा सीधा हट जाओ इससे आप अलग। अब आ जाओ सोठा में। अब मात्रिक छंद है तो मात्रिक छंद में मात्रा लगाना है, मात्रा लगा के चेक कर लो। मात्र भू सी मात्र भू है, अन्य शे में देखिए 2 तुलना नहीं। अब मात्रा गिन लीजिए 2 3 2 5 2 7 8 9 10 12 14, देखिए इधर 14 हैं, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 2 12 और इधर 12 हैं,
14, 12, 26 किस विकल्प में आपको मिल रहा है? 14, 12, 26। तो ये छंद गीतिका है, साफ निकल आया। तो आप छंद के लक्षण आपको पता रहने चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो मातृभू से मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, ये गीतिका छंद होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। ये पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है। अलंकार का मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला गुण। अब इसमें 4 विकल्प लिखे हुए हैं, अतिशयोक्ति, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास। अब देखिए 3 विकल्प एक ग्रुप के लिखे हैं अनुप्रास के। अनुप्रास के ये भेद है। अब अतिशयोक्ति जब किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति होती है, ये अर्थालंकार में आता है। और ये आपका ये शब्दालंकार में आता है, और ये आपका अर्थालंकार में आता है। तो यहाँ पर किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा करके कोई वर्णन नहीं हो रहा है, इसलिए अतिशयोक्त अलंकार नहीं होगा। अब लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अनुप्रास के तीनों भेद हैं। अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति, जहाँ वर्ण आवृत हो वहाँ पर अनुप्रास होगा। और अनुप्रास के जो 5 भेद बताए गए हैं उन्हीं में से 3 लिखे हुए हैं सामने। लाटानुप्रास वहाँ होता है जहाँ पर किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में हो लेकिन उसके तात्पर्य में भेद हो। शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में लेकिन उसके तात्पर्य में भेद हो, वहाँ लाटा होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इससे लाटानुप्रास नहीं होगा। छेकानुप्रास है, वहाँ पर छेका का मतलब होता है चतुराई, जहाँ पर अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति स्वरूपतः क्रमतः एक बार हो, यानी कोई एक व्यंजन वर्ण तुरंत एक बार आ जाए और कोई दूसरा व्यंजन वर्ण तुरंत एक बार आ जाए, कोई तीसरा व्यंजन वर्ण तुरंत एक बार आ जाए, यानी अनेक व्यंजन एक बार आवे, वहाँ छेका है। ऐसा यहाँ भी कुछ भी नहीं किया गया है, कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, तो छेकानुप्रास भी नहीं होगा। अब आता है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास का मतलब होता है वृत्त, जैसे वृत्त में कोई वर्ण है जो बार बार घूम रहा है, बार बार आ रहा वही, यानी जहाँ पर कोई एक व्यंजन वर्ण अनेक बार आवे, यानी कोई एक व्यंजन बार बार आवे। इसमें ऐसा है कि नहीं? देखिए ध्वनिमय करके गिरी कंदना, करके में का, कंदरा में का, कलित में का, कानन में का, केल में का। तो कई जगह पर एक ही व्यंजन बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें वृत्तानुप्रास होगा। सही उत्तर क्या है? वृत्तानुप्रास। वृत्त में वही वर्ण बार बार घूम रहा है, इससे वृत्तानुप्रास होगा। सही उत्तर हो गया आपका। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे आप ये सारे लक्षण जो हम आपको बता रहे हैं, ये लक्षण आपको पता है तो आप इतनी ज़्यादा चकल्लस करेंगे ही नहीं, खट से चारों विकल्पों में उसको टैली करा लेंगे, सेकंड के 10वें हिस्से में आपको पता चल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता। हिंदी के पूरे इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया और 4 कालखंडों में पहला वीरगाथा काल, आदिकाल जिसे कहा गया, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहा गया। और इस गद्य काल को कई भागों में बांटा गया, जिसमें पहला युग जो था भारतेंद्र युग। अब सीधा सीधा उत्तर मिल गया, गद्य का जन्मदाता, यानी आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत हुई और गद्य का जन्मदाता पहला युग कौन था? भारतेंद्र युग है। तो निश्चित रूप से भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य के जन्मदाता कहे जाएंगे। तो इसका उत्तर भारतेंद्र हरिश्चंद्र होगा। और अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी, ये कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार प्रेम, सबसे पहला विकल्प मिल गया प्रेमचंद ही। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रसून जैसे कहानी संग्रहों के लेखक हैं और इसी प्रेम शब्द का प्रयोग करने के कारण ही इनका नाम प्रेमचंद पड़ा। वैसे इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, धनपत राय ये था नाम इनका, लेकिन प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रसून जैसे प्रेम शब्द वाले रचनाएं लिखने के कारण इसका नाम प्रेमचंद हो गया। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद हैं, बस और आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? अमूर्ति प्रेमचंद की रचनाएं बहुत ही गोदान गबन, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि जैसी रचनाएं हैं। प्रेमचंद त्यागपत्र के उपन्यास का एक रचनाकार नहीं है। ज्ञानेंद्र कुमार, ये याद रहने वाली चीज़ें हैं, इसकी कोई टेक्निक नहीं होती, ये आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। इससे अधिक से अधिक अति महत्वपूर्ण रचनाएं आप पढ़ करके अपने जो नोट्स बना लें उनमें याद करें। तो ज्ञानेंद्र कुमार की त्यागपत्र, सुनीता बहुत ही अच्छी रचना है, सुनीता, कल्याणी,
कल्याणी, ये त्यागपद सुनीता कल्याणी, परख, ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। आप देखिए त्यागपद, तो त्यागपद के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी होंगे, तो सही उत्तर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ही तद्भव शब्द का तत्सम रूप होगा। तो अभी तद्भव तत्सम क्या है, यानी रूप बदल करके बना हुआ शब्द तद्भव है, तो उसका शुद्ध रूप क्या रहा है, यानी संस्कृत का शब्द क्या था। देखिए ही हृदय को कहते हैं, इसी हृदय का रूप बदल करके ही हो गया, बस अपने आप से पता चल गया। आगे बढ़े। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुने। अब देखिए 4 विकल्प हैं। आकाशवाणी से समाचार कहा गया, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किया गया, आकाशवाणी से समाचार बताया गया, आकाशवाणी से समाचार सुनाया गया। ये चारों विकल्पों में किस चीज़ का अंतर है, बस आपको ये देखना है, यहीं से उत्तर मिलेगा आपको। समाचार कहा गया, समाचार प्रसारित किया गया, और समाचार बताया गया, और समाचार सुनाया गया। देखिए समाचार एक स्थान से, आकाशवाणी क्षेत्र केंद्र से सारे देश में विदेश में प्रसारण होता है, तो सही उत्तर क्या है, प्रसारित किया। तो उत्तर मिल गया, प्रसारित किया। तो आगे अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुनें। तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के। देखिए कोई वाक्य होता है शुद्ध वाक्य में, जब कर्ता है, संज्ञा है, वो शुरुआत में रहे, और जो और बातें हैं वो बड़ी सिस्टम से लिखी हो, अन्वय भी वो बहुत ध्यान से रहे। तो इसमें देखिए तुलसी और सूर, तुलसी पहले लिखे हैं, सूर बाद में लिखे हैं, और तुलसी अवधी भाषा के अच्छे कवि हैं, सूर ब्रजभाषा के हैं, तो क्रमशः शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये विकल्प सबसे सही और व्याकरण की दृष्टि से उचित होगा, इससे दूसरा उत्तर सही होगा। ये आपके 30 क्वेश्चन आपके